नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में लूसेंट की, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास सेक्शन का जो था इधर का हमने पढ़ लिया था। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे से देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं टोटल। क्विक रिवीजन है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इसको। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, 10वें मंडल में इसमें चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना का आदि स्रोत है। 10वां मंडल जो है इसमें लिखा गया है 10 ये सब चीज़ें। और ये 250 जो हैं, जो ऋचाएँ हैं 250 इंद्र के लिए समर्पित हैं और 200 ऋचाएँ जो हैं अग्नि के लिए समर्पित हैं, अग्नि के लिए लिखी गई हैं। ये चीज़ें हो गई थी। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले का होत्रु बोलते हैं और सामवेद को पढ़ने वाले को अद्रात बोलते हैं, उद्रात। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और यजुर्वेद में मैंने जैसा बताया आपको, पढ़ने वाले को अधर्वी कहते हैं और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे प्रामाणिक जो पुराण है यह मत्स्य पुराण है। आगे देखिए, और यहाँ पे देखिए लेखक जो हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनको तीनों नाम से बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और ये 15 अधिकरणों में विभाजित है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक, अष्टाध्यायी की लेखक कौन है? पाणिनि है। यह संस्कृत भाषा के व्याकरण के प्रथम पुस्तक है। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी हम लोगों ने क्या देखा था कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोलते हैं, ये पता होगा आपको। और मेगास्थनीज जो था ये, जिसकी पुस्तक थी इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसकी पुस्तक इसने इंडिका लिखी थी। ठीक है, डायमेकस जो था ये अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और डायन्यूसियस अशोक के दरबार में आया था। ठीक, टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपके हो गया। फाहियान देखिए, ये चीनी लेखक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर लीजिए, मेगास्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह भारत में 15 वर्षों तक रुका था। और ह्वेनसांग जब यहाँ आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति थे, जो थे विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र जी थे। ये भी आपको याद रखना है। अलबरूनी के बारे में देख लीजिए, अरबी लेखक था ये। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक नहीं सॉरी दोस्तों, अलबरूनी को नहीं किया था, इब्न बतूता को किया था। मैं फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ। अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी जो पुस्तक थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत ए हिंद, भारत की खोज, ये पुस्तक जो है भारत की खोज, इसको जनरली भारत की खोज के नाम से नहीं बोलते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, ये जनरली पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलबरूनी। और इब्न बतूता जो था ये भी अरबी लेखक था, जिसने पुस्तक लिखी थी रिहला। इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक को लिखा और इसकी विद्वता, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये आपके हो गए। चलिए आगे देखिए, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने पढ़ा चुका हूँ इनको आपको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, यहाँ तक का वाक्य का हमने देख लिया है। एक पॉइंट और है यहाँ पे, देखिए समुद्र गुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी समुद्र गुप्त जो था उसने सिक्के जारी किए थे, उस पर वो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री यानी हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास, तीन भागों में किया गया है। ठीक है, इतिहास का विभाजन तीन भागों में किया गया है, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब देखिए इसको मतलब क्या है। जिस काल में मनुष्य के ने
घटनाओं का मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि कोई जानकारी उन्होंने लिखी नहीं है मनुष्यों ने, उसको अपन प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? उस नवपाषाण काल चमकीला धूसर काल को कहते हैं जिस काल में पूर्व नवपाषाण काल भूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब सीधा सा पॉइंट ये है कि जब उन्होंने मनुष्य ने कोई भी चीज़ लिखी नहीं है, लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं, उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जब बातें लिखी हैं मनुष्यों ने बट वो पढ़े नहीं जा सके हैं, क्योंकि वो ऐसी लिपि में लिखे गए हैं कि हम इंसान अभी के इंसान जो हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। लिखित रूप में उपलब्ध है और इंसान उसको पढ़ के समझ सकते हैं, वो आपका हो गया इतिहास। और जो इतिहास ऐसा लिखा गया है परंतु समझा नहीं जा सकता उसे आद्य इतिहास। जो इतिहास लिखा भी नहीं गया है ना ही समझा जा सकता है उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो ये आपके इतिहास को 3 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लिया गया है। देखिए, ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस इंसान का ही नाम है, वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इनका जो प्रवेश है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पूर्व पाषाण युग यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव को जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यानी कि पॉइंट ये है कि पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल किसको बोलते हैं? जब मनुष्य जो है पत्थरों का उपयोग करना सीख गया था वो पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल मतलब जब मनुष्य पाषाण यानी कि पत्थरों का उपयोग करना शिकार वगैरह के लिए नहीं जानता था, उस समय जो है उसके मनुष्य के जीविका का जो मुख्य साधन था वो क्या था? शिकार था। शिकार करके अपना खाना वगैरह जिया करते थे वो लोग। ठीक है, और मनोरंजन के लिए भी शिकार का काम करते थे, मारना जानवरों को मनोरंजन का भी वो साधन था। ठीक है, आग का जो आविष्कार है यह पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए कि जो आग का आविष्कार है ये पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल मतलब जब पाषाण की खोज, पत्थर की खोज हो चुकी थी, वो सब समझ चुके थे। सॉरी, पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल के पहले से ही आग का आविष्कार हो चुका था। नव पाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ। मतलब जब पत्थर के बारे में जानने लग गए तो पहिए का आविष्कार हुआ, और पत्थर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी उसी समय पे आग का आविष्कार हो चुका था। इसको ध्यान रखना है कैसे भी करके कि आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में हुआ है, पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है नव पाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। तो आपको ध्यान रखने वाली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति यानी कि एक जगह घर बना के रहने की जो व्यवस्था है उन्होंने जो रहना शुरू किया मनुष्यों ने, तो वो नव पाषाण काल में हुआ। जब उन्होंने पाषाण की मतलब खोज कर ली, पत्थरों के बारे में जानकारी उनको समझने लगे पत्थरों को, तब जो है अस्थायी निवास की प्रवृत्ति उनके अंतर्गत आई और सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। ठीक, ध्यान रखिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम तावा धातु का उपयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी मतलब आप समझते हैं जो पेड़ वगैरह काटने के लिए काम आता है उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं। प्राप्ति स्थल अत्तिर पक्कम है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना ही है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। लोहा आएगा ऑप्शन में तो लोहा नहीं लगाना है, तांबा ही लगाना है। ठीक है, और प्रथम जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है ये पूछा जाएगा, तो प्राप्ति स्थल जो था अत्तिरपक्कम था। ठीक, अत्तिरपक्कम से पाया गया है क्या? कुल्हाड़ी। और सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का उपयोग किया। ठीक है, आगे देखिए। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। जब उन्होंने पत्थरों के बारे में जानना शुरू किया तब कृषि का आविष्कार हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल यानी कि अन्न अन्न के साक्ष्य कि मनुष्य कृषि करते थे, ये इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर हिस्सा है, पाकिस्तान के अंतर्गत मेहरगढ़ है, तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई जाने वाली
सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूँ। गेहूँ और जौ दोनों ही ऑप्शन में नहीं आएगा, ऐसे लिखा गया गेहूँ और जौ ऐसा लिखा रहेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, या जौ है तो ये ऑप्शन हो जाएगा जौ, या तो गेहूँ है तो गेहूँ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपको मिलेगा तो साथ में नहीं देगा, अलग अलग नहीं देगा कि मतलब गेहूँ ये ऑप्शन में दे दिया, जौ बी ऑप्शन में दे दिया, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। गेहूँ और जौ ये आप दोनों को ध्यान रखिए, पहली फसल थी। ठीक है, आगे देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मैंने बताया यहाँ पे देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ कृषि का प्रथम उदाहरण, साक्ष्य मतलब कि कृषि के प्रथम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ये पूछा जा सकता है, बट अभी आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सबसे प्राचीन फसल जौ और गेहूं थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश और स्फटिक पत्थर के बने हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई थी? पल्लावरम से हुई। ठीक, आगे देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है, ऐसा माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नहीं लगाना है, मोहनजोदड़ो ही लगाना है आपको। भारत का सबसे प्राचीन नगर, हिंदी भाषा में मतलब सिंधी भाषा में इसका जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है कई बार, तो मृतकों का टीला जो है इसका अर्थ होता है। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभी कपी है। असम में एक छोटा सा मतलब बंदर टाइप से कोई जानवर पाया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। श्वेत भ्रू गिबन जो है ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव के जैसा कपी है। कपी यानी बंदर। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। जो इनाम गांव है ये ताम्रपाषाण युग में एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से है। तो ये आपको याद रखना है, जो इनाम गांव है ये ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जो है जारवे की संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ठीक, इनाम गांव से ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से है, ये भी आपको पता होना होगा, ध्यान रखिए इसको। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, ये पॉइंट है इसका। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इतना पॉइंट आपको जो है प्रागैतिहासिक काल से जानकारी याद रखना है। क्विक रिवीजन फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या देखना था। देखिए, आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया। तांबा सबसे पहले उपयोग किया गया। कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाई गई और प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम था। ठीक, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले उपयोग की जाने वाली फसल जो थी गेहूं और जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक, ये आपके देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जारवे संस्कृति से है। बस आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता क्या है? रेडियो कार्बन 40, ये कार्बन का अपरूप है C14। तो कार्बन के जो C40 है रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24,000 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के
मध्यम मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ध्यान रखिए कि इसका विस्तार जो है त्रिभुज के आकार का है। मतलब जो आपकी सिंधु सभ्यता थी तो इस आकार में बसी हुई थी, ऐसा बसा हुआ नगर था, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के आकार का। ये आपको ऑप्शन दे के क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। चतुर्भुजाकार थी तो चतुर्भुजाकार नहीं थी, त्रिभुजाकार थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात दो हैं कि जो C14 यानी कार्बन 14 से विश्लेषण किया जाता है, और जो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, जनरली जो सब लोग वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, तो ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। तिथि निर्धारण की कार्बन 40 C14 की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री वैज्ञानिक जो हैं V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब जितना अधिक कार्बन 40 की मात्रा रहती है उसके अंतर्गत, जीवाश्म के अंतर्गत, तो उतनी ही पुराना वो चीज़ें माने जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता की खोज कब की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1981 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। समझ में आया? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि कांस्य युग में रखा गया है, कांस्य युग में। ठीक है ना, सबसे पहले तांबा, ये ब्रॉन्ज युग जो समझ सकते हैं, तो जो कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे ये द्रविड़ या भूमध्य सागरी थे, जो कि यहाँ के आके बसे थे, जो आर्य लोग थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और इसको जो है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि कांस्य युग में रखा जा सकता है। सर जॉन मार्शल ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, सर जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। मतलब जो है 1921 में तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कर दी थी, और बाद में 1924 में जो है सर जॉन मार्शल जो थे उस समय के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने ये सबको पब्लिकली बताया कि 1924 में ये चीज़ें बताई कि सिंधु सभ्यता ये एक नामक सभ्यता थी। मतलब उन्होंने ये वेरीफाई किया कि ये सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो है, पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी। देखिए ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो है सबसे पश्चिमी, ये हो गया पूरब, ये हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर ऊपर का, ये नीचे का दक्षिण। तो इस हिसाब से समझना है आपको कि सबसे पूर्वी स्थल जो था, नहीं, सबसे पश्चिमी स्थल जो था ये दास्क नदी के इधर, दास्क नदी थी, इसके किनारे बलूचिस्तान यानी सुतका गेंडोर, ये वाला जो एरिया है के किनारे, और आलमगीरपुर रास्ता हिंडन नदी के किनारे पूर्वी जो है ये इधर आलमगीरपुर, यहाँ पे हिंडन नदी के किनारे जो था ये मेरठ में, जिला मेरठ अभी का प्रेजेंट का पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तरी पूरास्थल स्थित चिनाब नदी के किनारे यानी कि ये वाला एरिया मांदा जिला कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आसपास का एरिया जो है ये पड़ता है। गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, इधर के आसपास। ठीक है, तो ये आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि त्रिभुजाकार जो है ये आपका फैला हुआ था जो सिंधु सभ्यता थी आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए कि सिंधु सभ्यता जो है पश्चिम जो है, पश्चिम में दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक, और पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ तक उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, और उत्तर में कहाँ तक था ये, अखनूर के निकट मांदा में जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में गोदावरी के निकट दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, इधर में बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका मेरठ हो गया, और यहाँ पे इस तरह से महाराष्ट्र हो गया। तो इसको ऐसे त्रिभुजाकार ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं।
सिंधु सभ्यता या संधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है कि नगरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, ये तो सबको पता ही होगा। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये नगर थे यानी कि सिंधु सभ्यता में जो फेमस उनके जो बड़े बड़े राज्य यानी कि नगर थे, तो वो कौन कौन से थे? तो ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गार्ड गाडवारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये आपके टोटल जो थे 6 महानगर थे उस समय के। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के अंतर्गत कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं। तो ये सब सर्वाधिक जो चीज़ें खोजी गई हैं हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत के 1947 के बाद, तो ये आपके अपना गुजरात राज्य के अंतर्गत पाई गई हैं या खोजी गई हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मतलब कि पॉइंट ये है, सिंधु घाटी जो सभ्यता टोटल थी उसका जो सबसे बड़ा एरिया जो था मोहनजोदड़ो था, परंतु अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग डिवाइड हो गए हैं, तो उसके बाद जो है डिवाइडेड होने के बाद जो भारत के अंतर्गत बचा हुआ सिंधु सभ्यता का एरिया है उसके अंतर्गत देखा जाए तो राखीगढ़ी यानी घग्घर नदी के पास में जो राखीगढ़ी एरिया है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, तो ये जो है सबसे बड़ा एरिया भी की डेट में है। ठीक है, इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल और सुतकोतदा, ये आपके दोनों प्रमुख बंदरगाह थे, सिंधु सभ्यता थे। चलिए आगे देखते हैं। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत यानी कि खेतों को जोते हुए जो ऐसे ऐसे लाइन बनी रहती हैं, ये आपके देखने को कहाँ से मिला है? और नक्काशीदार ईंट यानी कि जो ईंट होते हैं उनमें कुछ बनाया हुआ जो रहता है वो आपका नक्काशीदार ईंट कहाँ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन। ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर के आसपास गहरा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये स्नानागार था, जिसकी लंबाई जो थी 12 मीटर के आसपास, मान लीजिए 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। ये गड्ढा था एक नहाने के लिए, स्विमिंग पूल। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो हैं लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, और लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, और कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। ये डाटा भी पूछा जाता है कितना मीटर लंबा था, ठीक ना, तो इसको भी याद रखना ही, हल्के में नहीं लेना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक, क्या क्या विराजमान है तो पूछा जाता है किसमें से क्या विराजमान नहीं है, ठीक ना, तो इसको याद रखना है। गेंडा है, चीता है, भैंसा है और हाथी है। ये आपके 4 चीज़ें हैं। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है उसके अंतर्गत, मतलब ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है उनका, जैसे मान लो ये यहाँ पे, तो इसके चारों ओर जो है एक एक डायरेक्शन में हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। यहाँ पे दे देगा बैल भी है, इसमें से क्या नहीं है तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम से, तो आपको याद रखना है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। क्या क्या है इसमें? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, बस 4 चीज़ें हैं। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी मतलब नटराज की जो ऐसे डांसिंग वाली मूर्ति है, वो वाली जो है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, जहां से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किस चीज़ का अंकन मिलता है पूछा गया, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुंदड़ों से मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुंदड़ों से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुंदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक है। लिपि मतलब लिखने की जैसे होती है देवनागरी लिपि, इस तरह से। तो सिंधु सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इधर से लिखना शुरू करेंगे और इधर आएंगे, फिर उसके बाद जहाँ पेज खत्म, ये लाइन खत्म होगी तो फिर इस नेक्स्ट लाइन में इधर से इधर लिखेंगे, फिर ये लाइन खत्म होगी तो फिर इधर से इधर जाएंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। यानी कि इस तरह से जैसे ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसी तरह से सबसे पहले विश्व में लिखी जाने वाली सभ्यता जो लिखती थी वो कहाँ की सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है इस तरह से, घर एक सेंट्रलाइज एरिया होगा, फिर आसपास में इस तरह से बाकी के एरिया होंगे, गांव होंगे, यानी कि घर होंगे इधर इधर, बाकी बीच में जो है सेंट्रल एरिया होगा, मार्केट होगा, या समझ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सेंट्रल एरिया में रहेंगी, बाकी इधर उधर फैली रहेंगी इस तरह से। ग्रिड पद्धति अपनाई थी उन्होंने। कौन किन्होंने? ये आपकी सिंधु सभ्यता के लोगों ने, घर विन्यास के लिए, मतलब पूरा एकदम शहर ही था एक ज़माने का वो, ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि घरों के जो दरवाजे थे, यानी कि मेन गेट जो था वो रोड के ओर न होके पीछे रहता था, ताकि इधर के जो बच्चे वगैरह जो रहें छोटे, वो डायरेक्ट रोड पे ना आ जाएं कि एक्सीडेंट ना हो। हालांकि उस जमाने में कार नहीं थी, लेकिन बैलगाड़ी वगैरह जो भी विकास हो चुका था, तो उनसे डरने के लिए पीछे गेट बनता था, और खिड़कियां भी पीछे की ओर ही रहती थी, रोड की ओर नहीं रहती थी, ठीक है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते हैं। तो ये क्योंकि अलग है ये, तो ये पूछा जाता है आपसे कि किस जगह के, मतलब किस नगर में सड़कों की ओर खुलते थे दरवाजे, ठीक है। तो ये आपका लोथल हो जाएगा। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक। ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, ये भी याद रखना है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुंदड़ों से मिलते हैं, ठीक। इतना आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति, एक कांस्य मूर्ति मिली है। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये आपके चार चीज़ हैं। इसमें एक ये जो है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ, मैंने बता दिया पहले ही। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है भाई, उस समय तो चीनी तो होगी नहीं। और अब देखिए यहाँ पे, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। और यहीं पे एक क्वेश्चन और था, क्या कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। यहाँ देखिए, मेहरगढ़ से मिला है, पश्चिमी बलूचिस्तान से। और हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। अगर चावल के साक्ष्य पूछेगा तो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसको रिवाइज कर देता हूँ मैं पहले, ठीक है। जस्ट सेकेंड। सिंधु सभ्यता में आपका यहाँ से
कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थी। ये लोथल और सुतकोतदा ये जो थे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे दोनों, लोथल और सुतकोतदा। ठीक है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता का, जिनका नाम पशुपतिनाथ है, उनकी मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है इसके ऊपर। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की यानी कि नटराज की मूर्ति मिली है, डांसिंग मूर्ति। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूहड़ से मिले हैं। ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल नगर ऐसा था जिसके दरवाजे जो है, मेन गेट जो है, रोड के सामने खुलता था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त होता है, ये आपकी ध्यान रखना है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें से चावल के जो साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य थे, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कोतदा, कालीबंगन, लोथल और से संदैव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। यानी कि सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल, ये जो 3 जगह हैं, यहाँ से संदैव कालीन यानी संदैव काल के घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी कि 16 के गुणज में थी। जैसे कि पहले मान लीजिए ये आपका 16 हो गया तो 16 दूना 32, ये एक यूनिट हो गया तो ये दूसरी यूनिट हो जाएगी, इस तरह से। ठीक, देखिए आगे देखिए। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मैंने कुछ समय पहले ही बताया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय संधव सभ्यता से ही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो इसका जो संबंध है सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा है? ये बन सकता है। तो ये आपको लगाना होगा पिग्गट। पिग्गट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये या तो इस तरह से पूछा जाएगा कि किसने बोला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, या तो इस तरह से बोला जाएगा कि जुड़वा राजधानी किसे बोला जाता है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बोला जाता है। ठीक। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। धरती माता है, वही सुनील शेट्टी वाली। ये धरती माता को माता मान के पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। पृथ्वी पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यानी कि वृक्ष की जो पूजा है और शिव भगवान शंकर की जो पूजा है, इसका जो प्रचलन है, ये सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह जो इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो ये हड़प्पा सभ्यता काल से ही स्वास्तिक का चिन्ह है। इस चिन्ह से सूर्योपासना यानी कि सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यानी कि उस समय मंदिर नहीं बनते थे सिंधु सभ्यता के शासन काल में। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी कि माताओं की पूजा की जाती थी मातृ देवी की। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी कि कुबड़ वाला जो सांड होता है, बैल होता है, तो इसकी जो है उस समय पूजा की जाती थी, उसको विशेष से माना जाता था। ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट देखिए। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने के से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संधव समाज मात्र सत्तात्मक था। यानी कि माताओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। पितृ सत्तात्मक नहीं था, मात्र सत्तात्मक था संधव सभ्यता, ऐसा माना जाता है। ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉइंट है, इनको देख लीजिए क्विक रिवीजन के हिसाब से। बाकी ये तो ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1981 में की थी। ये जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। 2 ही चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो की खोज जो करी थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और हड़प्पा नदी जो है रावी नदी के किनारे है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1981 में करी थी। ठीक है।
तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। बाकी तो इसको भी वीडियो को पॉज करके इसको भी याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या है इनको भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। संध्यवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। जो यानी कि संध्य उस सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे ये लोग। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि उस समय तलवार नहीं बनी थी। ये याद रखना है, ये हल्के में नहीं लेना है इसको। ये पॉइंट जो है पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, किस चीज से परिचित नहीं थे, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला स्थल यानी कि निचला जो पार्ट है शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किलों से घिरा हुआ था। यानी किले के अंदर ही सामान्य लोगों के लिए जगह बनाया गया था, तो सब लोग जो है किले के अंदर ही रहते थे। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। यानी कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है ये सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ऐसा माना जाता है। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। यानी कि शवों को जो है मनुष्यों को मरने के बाद गाड़ा भी जाता था और उनको जलाया भी जाता था। ये दोनों प्रथाएं सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा में ये जो हड़प्पा नगर है शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी कि हड़प्पा का जो एरिया था वहाँ पे शवों को जो है दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो वाला जो एरिया था, जो शहर था, उसमें जो है शवों को जो है जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था, इतना याद रखना है। लोथल एवं कालीबंगन में युग में समाधियाँ मिली हैं, यानी कि इन दो जगहों पर लोथल और कालीबंगन में दोनों ही चीज़ें प्रचलित थी। संध्या सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो था ये बाढ़ था। इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, परंतु ये जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पे बाढ़ ही लगाना है। ठीक है ना। संध्या सभ्यता के विनाश का कारण क्या था पूछेगा तो इसका सबसे जो फेमस यानी कि जो लोग ज़्यादातर लोग जो मानते हैं उसका कारण क्या था, बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो आग में जो पकी हुई मिट्टी रहती है यानी कि जो खपड़ेल होते हैं गाँव में देखते होंगे तो उसको टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे और भी डिटेल में आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको भी ये आपको लगता है कि ये यूजफुल हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।